नमस्कार, मैं हूं नकबा। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज जबरदस्त हंगामा हुआ। पुलिस आई और 21 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को उठाकर अस्पताल ले गई, वहां भर्ती कराया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस का विरोध किया। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके अब जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। शनिवार का पूरा दिन जंतर मंतर पर हंगामे से भरा रहा। ये 3 तस्वीरें शनिवार को दिल्ली में जो कुछ हुआ वो बयां कर रही है। सुबह सुबह सोनम वांगचुक को पुलिस उठा ले जाती है। प्रदर्शनकारियों में गुस्सा फैल जाता है। वही दोपहर को सीजेपी के अध्यक्ष अभिजीत दीपके पर एक महिला स्याही फेंकी। लेकिन जिस तरह सोनम वांगचुक को अनशन स्थल से ले जाया गया वो चर्चा का विषय बना हुआ। हम आपको इस पूरी घटना की एक मिनट की कहानी बताते हैं। शनिवार 18 जुलाई दिल्ली का जंतर मंतर, सुबह करीब 7 बजे। सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे थे। अनशन का 21वां दिन। वो काफी कमजोर दिख रहे हैं। कई लोग उनसे अनशन तोड़ने के लिए भी कह चुके थे, लेकिन सोनम अडिग रहे। इस बीच शनिवार सुबह करीब 7 बजे जंतर मंतर के पास हलचल शुरू हो गई। 18 जुलाई जंतर मंतर, सुबह करीब 7:15 बजे। पुलिसकर्मी और सादे कपड़ों में सुरक्षाकर्मी सफेद चादर लेकर अनशन मंच पर चले। वहां मौजूद कॉकरोच जनता पार्टी और दूसरे संगठन के छात्रों और प्रदर्शनकारियों ने मानव श्रृंखला बनाकर पुलिस को रोकने की कोशिश की, जिससे वहां भारी हंगामा और धक्का मुक्की शुरू हो गई। 18 जुलाई जंतर मंतर, सुबह 7:25। इसके बाद सोनम वांगचुक सफेद चादर में लपेटकर मंच से उठाया गया और फिर सीधे मौके पर खड़ी एम्बुलेंस में शिफ्ट कर दिया गया। इस बीच सोनम हाथ हिलाते दिखे। दिल्ली के जंतर मंतर के पास है, जहां पर सोनम वांगचुक उनको यहां से हटाया गया है। लगातार दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से बताया जा रहा है वो काफी ज्यादा बिगड़ती जा रही है। लगातार उनको जो है यहाँ पर एम्बुलेंस में डाला गया और जंतर मंतर से उनके हाथ से रवाना किया गया है। लगातार आपको आगे इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं। 18 जुलाई जंतर मंतर, सुबह 7:40। जंतर मंतर से सीधे सोनम वांगचुक को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। पुलिस का कहना है पूरे ऑपरेशन को हाई कोर्ट के आदेश के बाद किया गया है। सोनम को शांतिपूर्ण तरीके से और बिना किसी टकराव के लाया गया। हाई कोर्ट के आदेशानुसार और हेल्थ कंडीशंस और मेडिकल एडवाइस के अनुसार श्री सोनम वांगचुक जी को यहाँ से अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट पूरे ऑपरेशन को 3 स्तरों में अंजाम दिया गया। खबरों के मुताबिक सुबह के समय जब प्रदर्शनकारियों की संख्या बेहद कम थी, तभी 30 से 35 पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में मौके पर पहुंचे। दूसरे स्तर पर सीआरपीएफ और आरएएफ के जवान बैरिकेडिंग के बाहर तैनात रहे। उनकी जिम्मेदारी थी कि प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित रखा जाए और किसी भी टकराव या हंगामा होने पर हालात संभाले जाए। तीसरे स्तर पर दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी एम्बुलेंस और पुलिस वाहनों के पास बनाए गए कंट्रोल पॉइंट से पूरे ऑपरेशन की लगातार निगरानी कर रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि पुलिस वाले घसीटकर सोनम को ले गए। कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने मारपीट की। 60 साल से जो इंसान है, जो भूख हड़ताल पर बैठा हुआ था 20 दिनों से, 60 साल के इंसान को जो 20 दिनों से भूखा था, उसको दिल्ली पुलिस गाली गलौज करके घसीट कर यहाँ से जबरदस्ती उठाकर लेकर गई। पुलिस वालों ने मुझे भी मारपीट की, मुझे भी सड़कों पर घसीटा और गेट बंद करके मुझे अंदर रखा और कहता है तू जंतर मंतर कैसा जाता है, हम देखेंगे। वही सूत्रों के मुताबिक इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी केवल दिल्ली पुलिस के चुनिंदा सीनियर अधिकारियों तक ही सीमित थी। इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों को भी पहले से पूरी जानकारी नहीं थी। वहीं अस्पताल प्रशासन के अनुसार सोनम लगातार अनशन के कारण काफी कमजोर हो गए हैं और डिहाइड्रेशन का शिकार हो गए। अस्पताल में उनकी सेहत की अब मॉनिटरिंग हो रही है। मिस्टर सोनम वांगचुक हमारे अस्पताल में आए थे आज सुबह लगभग 7:40 पे। लंबी उपवास की वजह से वो थोड़े वीक हैं और थोड़ा डिहाइड्रेशन है। उनके हमने सारे वाइटल मॉनिटरिंग चल रही है। उनके ब्लड टेस्ट हुए हैं, उसमें ये दिख रहा है कि थोड़ा डिहाइड्रेशन है। उसके लिए हम
रिक्विजिट ट्रीटमेंट दे रहे हैं और वे बिल्कुल अलर्ट है और वाइटल्स उनके स्टेबल हैं। अस्पताल में सोनम की पत्नी गीतांजलि आंगमो पहुंची। अस्पताल प्रशासन से उन्होंने मांग की कि मेडिकल रिपोर्ट परिवार के साथ शेयर की जाए। Why you are not letting my phone to be taken up? मैं फोन नहीं रखने वाला नहीं हूँ। पुलिस बाहर लगी है, ये मैंने नहीं लगाई। जो भी हुआ है मेरा जो काम है इलाज करना वो मैं करता हूँ। Physical तो आपसे अगर उनके बारे में बात करें, मेडिकल बारे में बात करें, मैं कर सकता हूँ। You got him on medical grounds here, Yeah. right? There is nothing else happening. Why are we not allowed to take our phone upstairs? Why are we not getting a digital ये copy of आपको the medical एडमिनिस्ट्रेशन से report? पूछना पड़ेगा। मैं मरीज की हालत के बारे में बता सकता हूँ। आपको बता दें कि 20 जुलाई को संसद के मॉनसून सत्र के पहले संसद मार्च का प्लान था, लेकिन उससे ठीक 2 दिन पहले पुलिस सोनम वांगचुक को अस्पताल लेकर चली गई। सोनम की पत्नी का कहना है कि उन्हें जबरदस्ती अस्पताल में डाला गया है और ये मार्च जारी रहेगा। ये कह रहे हैं कि पोटेशियम 2.9 हो गया, लेकिन वो कल 4.3 था, इतनी जल्दी वो नहीं फॉल कर सकता मेडिकली, और 2.9 भी लाइफ थ्रेटनिंग होता है और ये सफदरजंग के लिए ये बहुत इट्स ए क्रिमिनल थिंग इट कैन बिकम इफ दे आर प्रूव रॉन्ग। तो इसलिए हम थर्ड पार्टी से टेस्ट करवाने जा रहे हैं और उसके बेसिस पे हम नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन लेंगे। ना भी ज्वाइन कर सके वो यात्रा को, तो मैं उनको रिप्रेजेंट करते हुए वो यात्रा को लीड करूंगी और वो होगा मंडे को। जो प्लान है वो ऐसा नहीं है कि सोनम को अगर वहां से जबरदस्ती ले आए हैं तो वो रोक सकते हैं। वहीं सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने वांगचुक की जगह खुद जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी। वो मंच पर आंसुओं से भरे दिखे। सोनम वांगचुक को यहाँ से हटाए जाने के बाद आप देख सकते हैं अभिजीत दीपके ने आज यहाँ से ऐलान किया था कि अब वो हंगर स्ट्राइक पर बैठेंगे यहाँ पर। उसके बाद से कितने सारे यहाँ पर समर्थक पहुंचे हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं इस बात को लेकर के नारेबाजी कर रहे हैं कि इस तरीके से सोनम वांगचुक को हटाना नहीं चाहिए था। इस बीच दोपहर को एक और बड़ी घटना हो गई। अभिजीत दीपके जब मंच से नीचे उतर आए तो उन पर एक महिला ने स्याही फेंकी। स्याही फेंकने वाली महिला की तस्वीर सामने आई है। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। सीजेपी का आरोप है कि महिला बीजेपी से जुड़ी है। हालांकि महिला की जांच की जा रही है। किस तरह से महिला दीपके के सामने आई वो आपको देखना चाहिए। महिला किनारे खड़ी थी, अचानक उसने दीपके पर स्याही फेंक दी। एक महिला भीड़ से खड़ी होती हैं और उनके ऊपर जो है स्याही फेंक देती हैं। इस मामले में दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो भी यहाँ पर मौजूद थी। दिल्ली पुलिस के अलावा अगर देखें तो रैपिड एक्शन फोर्स भी यहाँ पर मौजूद थी। दिल्ली पुलिस की टीम उसे यहाँ से डिटेन करके जो है वो पार्लियामेंट स्ट्रीट का जो पुलिस थाना है वहाँ ले जाती है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी रहेगा या खत्म हो जाएगा, इस पर पुलिस का कहना है कि हालात के हिसाब से फैसला होगा। सर, सोनम वांगचुक को यहाँ से अस्पताल ले जाया गया है, क्या डेवलपमेंट है अभी उनकी? बस अभी डॉक्टर्स अभी देख रहे हैं, तो जैसे भी होगा दिल भी अकॉर्डिंगली ट्रीटिंग। अच्छा, दूसरी चीज़ एक सवाल सर, यहाँ पर जो प्रोटेस्टर्स हैं स्टूडेंट्स, उनको यहाँ से हटाया जाएगा? एज पर सिचुएशन इज बीइंग मॉनिटर्ड। पुलिस का कहना है सोनम वांगचुक की हालत बिगड़ रही थी, इसीलिए उन्हें अस्पताल ले जाना जरूरी था। लेकिन सोनम का परिवार और जंतर मंतर पर जुटे कार्यकर्ता इस कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। आगे क्या होगा देखना होगा। मुकेश सिंह सेंगर, आकिल जमील और इश्का वर्मा के साथ अनुष्का गर्ग, एनडीटीवी इंडिया। तो सोनम वांगचुक सफदरजंग अस्पताल में भर्ती हैं और कुछ देर पहले ही अस्पताल ने सोनम वांगचुक का हेल्थ बुलेटिन जारी किया। इस हेल्थ बुलेटिन में बताया गया है कि वांगचुक के शरीर में पानी की कमी है, ब्लड टेस्ट में पोटेशियम की कमी है, यूरिन में कीटोन की मात्रा बढ़ी है। डॉक्टरों ने नस के जरिए तरल पदार्थ और पोटेशियम देने की सलाह दी है। हालांकि वांगचुक ने दवा लेने से इनकार किया है। सोनम वांगचुक सफदरजंग अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी सेहत का जो अपडेट है वो अस्पताल ने भी जारी किया है और हमारे सहयोगी इस बारे में आकिल जमील और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं।
आज सुबह तकरीबन 6:30 बजे के आसपास पुलिस के प्रेजेंस में सोनम वांगचुक की जब सेहत खराब होती है, तबीयत खराब होती है, तो उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है सफदरजंग में, जहां पर उनके सेहत को प्रॉपर्ली जो है मॉनिटर किया जा सके। इससे पहले हमने देखा था कि कोर्ट के फैसले के बाद, क्योंकि सोनम वांगचुक तकरीबन 20 दिनों से यहाँ पर हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे, भूखे थे, कुछ खा नहीं रहे थे, जिसके वजह से उनके जो वाइटल पैरामीटर्स हैं जैसे बीपी हो गया, ब्लड शुगर हो गया, वेट जो है तकरीबन 8 से 9 केजी के आसपास वेट जो है वो लूज कर चुके थे। इन सारी चीजों को देखते हुए आप देखें तो कोर्ट का ऑर्डर आया, जिसके बाद जो है इस पर एक्शन लिया गया और उनको अस्पताल में जो है भर्ती कराया गया। इसके बाद हमने देखा कि जो कॉकरोच जनता पार्टी के चीफ हैं अभिजीत दीपके, उनका कहना था कि वो जो प्रोटेस्ट है उस प्रोटेस्ट को अभी भी वो लोग कंटिन्यू करेंगे और अभिजीत दीपके ने ऐलान किया कि अब वो जो है वो हंगर स्ट्राइक पे बैठेंगे। सोनम वांगचुक को जिस तरह से अस्पताल ले जाया गया, जबरदस्ती पुलिस लेकर गई उन्हें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे गलत बताया है। कहा कि सोनम वांगचुक के साथ जो हुआ वो गलत है और इस पर अब राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। 20 दिन के अनशन को जबरदस्ती तोड़ा गया, उनको अरेस्ट किया गया, वो सरकार की कायरता है। सही मायने में सरकार को संवाद स्थापित करना चाहिए था, चर्चा करनी चाहिए थी। जिस मुद्दे को लेकर वो अनशन कर रहे थे उस पर कार्रवाई करते, मंत्री का इस्तीफा होता, कुछ ठोस कार्रवाई करने की मंशा सरकार की नहीं थी। सरकार चाहती है आंदोलन को बंद किया जाए। बहुत ही निंदनीय ऐसी कृति सरकार ने की है और कोर्ट के आदेश के अनुसार अगर ये कार्रवाई की है तो मुझे नहीं लगता कि कोर्ट का आदेश ऐसा था कि उनको उठा के लेके जाए। जिस तरह से दिल्ली पुलिस जंतर मंतर पे जाके सोनम वांगचुक जी को उठा के ले गई है, ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है, ये लोकतंत्र का गला घोटने जैसा है। छात्र शांतिपूर्ण तरीके से अपनी प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से अपनी मांग रख रहे हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है सरकार जाए, उनसे बातचीत करे, समस्या का समाधान करे। लेकिन सरकार बातचीत नहीं करना चाहती है, सरकार तानाशाही भी अपनाना चाहती है। हम दुखी है, लेकिन फिर भी खुशी है कि उनको जान तो बच गया। उनको जो मांग है वो मांग को हम पूरा समर्थन करते हैं। अफसोस इस बात का है कि जिस तरीके से सोनम वांगचुक जी को चेहरा बनाकर विपक्ष के कई ऐसे दल जो संभवतः अपनी राजनीतिक जमीन खो चुके हैं, वो उनको चेहरा बनाकर अपनी खोई हुई जमीन को तलाशने का प्रयास कर रहे हैं। तो विपक्ष के पास मुद्दा कोई बचा नहीं है और विपक्ष झूठ को ज्यादा तवज्जो देता है, झूठ बोलता है, झूठ फैलाने का काम करता है और झूठ बोल करके, झूठ फैला करके जनता को गुमराह करता है। न्यायालय का भी फैसला था और उसमें कहा था कि जीवन अमूल्य है और उसका कॉग्निजेंस सरकार ने लिया और वहाँ गए और जाके उनको अस्पताल में भर्ती कराया, कोई बल प्रयोग नहीं किया। कोर्ट ने निर्देश दिया था कि इनकी सेहत का ध्यान रखा जाए, उनकी सेहत की जांच के लिए उनको अस्पताल में एडमिट कराया गया है ताकि वो स्वस्थ रहें। सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाने की कार्रवाई पर शरद पवार ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। केंद्र सरकार के रवैये को गैर जिम्मेदाराना रवैया करार दिया है। केंद्र सरकार वजह भूमिका घेत त्याची मागणी यावेळेला स्पष्ट नव्हता। बाकीचे राजकीय पक्ष सुद्धा त्यांच्याबरोबर उभे राहिले। काँग्रेसच्या वतीनं त्याचे प्रतिनिधी गेले, राष्ट्रवादीच्या वतीनं सुप्रियाताई गेल्या, इतर पक्षाचे लोक गेले आणि एक सामूहिक मागणी त्या ठिकाणी करत होते आणि हे आपल्या आवाक्याच्या बाहेर आहे हे ज्यावेळेला लक्षात आलं त्यावेळेला हा अटक करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्या। और राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोलते हुए ट्वीट किया, सोनम वांगचुक को हटाने पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि जंतर मंतर से उन्हें जबरदस्ती हटाना बिल्कुल गलत है। असत्य और हिंसा सरकार का मूल सिद्धांत है। पेपर लीक देश के भविष्य का बड़ा मुद्दा है। छात्रों की आवाज दबा नहीं सकती है सरकार।
तो आपको दिखाते हैं राहुल गांधी का वो ट्वीट। अब इसके ऊपर काफी राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज अपने बयान दे रही हैं, पक्ष में विपक्ष में। कल ही कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा वहां पर मिलने के लिए भी गए थे। आज राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और लिखा है कि द कोर टेनेट्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट आर असत्य एंड हिंसा, यानी असत्य और हिंसा जो है वो सरकार का मूल है। सोनम वांगचुक को वहां जंतर मंतर से हटाया जाना, जबकि वो एक शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन पे थे, वो गलत है। अहिंसा के रास्ते पर चल रहे थे। पेपर लीक और पढ़ाई महंगी होती शिक्षा व्यवस्था और जो छात्रों की सुसाइड है, वो तमाम बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं देश के भविष्य के लिए। किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती जो है वो स्टूडेंट्स के, छात्रों के मांग से उन्हें पीछे नहीं हटा सकती। आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की खबर पे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले 2 दिनों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं। कल सीएम योगी ने शामली के कैराना में करोड़ों के योजनाओं की सौगात दी है। सीएम योगी ने बुलंदशहर में मुख्यमंत्री ने 574 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। साथ ही विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा है। हर जिले में एक माफिया, हर थाने में समाजवादी पार्टी का कोई गुंडा या उसका गुर्गा वसूली करता था। तहसीलें वसूली के अड्डे बने हुए थे। कोई सुनवाई नहीं थी, गरीब की सुनवाई नहीं थी, महिलाओं को सुरक्षा नहीं थी, व्यापारी परेशान था, नौजवान के रोजगार पर डकैती पड़ जाती थी, सिंडिकेट काम करते थे हर थाना क्षेत्र में। हर जनपद में माफिया की समानांतर सरकारें चलती थी। न कर्फ्यू है न दंगा है, अब बुलंदशहर चंगा है। हम लोगों ने कहा था माफिया को मिट्टी में मिलाएंगे और मिला करके दिखा दिया। हम लोगों ने कहा था कि बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर किसी ने सेंध लगाई तो 2 ही जगह होंगे, या तो जेल होगी या जहन्नुम होगा, तीसरी जगह नहीं होगी। बहनों और भाइयों, सरकार ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। 2017 के पहले कौन जिला बचा था जहां दंगे न हुए हो, जहां कर्फ्यू न लगा हो? मुजफ्फरनगर का दंगा हो, सहारनपुर का दंगा हो, मेरठ का दंगा हो, बुलंदशहर का दंगा हो, अलीगढ़ के दंगे हो, कौन जिला ऐसा बचा था जहां दंगे न हो? और कौन जनपद ऐसा बचा था जहां बेटी और व्यापारी सुरक्षित रही हो? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो बहुत सारे परिवारों ने बेटियों को पढ़ने के लिए दूर के रिश्ते में भेज दिया था या स्कूल जाना ही बंद कर दिया था। और अब खबर पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़ी। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और पूर्व चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के ऑफिस पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। 5 मंजिला कार्यालय ढा दिया गया है क्योंकि प्रशासन ने इसे पूरी तरह से अवैध निर्माण करार दिया। चारों तरफ पुलिस की बैरिकेडिंग और इस इमारत की दीवारों को तोड़ते ये बुलडोजर। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना की हैं, जहां तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और पूर्व सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के ऑफिस को गिराया जा रहा है। इस 5 मंजिला इमारत को सुरक्षा बलों के कड़े पहरे के बीच ढहाया गया। हालात न बिगड़े इसलिए पूरे इलाके को छावनी में बदल दिया गया और दमकल की गाड़ियों को भी अलर्ट पर रखा गया। प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई रातों रात नहीं हुई, बल्कि कानून के दायरे में रहकर की गई है। सबसे पहले 30 जून को दक्षिण 24 परगना जिला प्रशासन ने इस दफ्तर को नोटिस भेजकर जमीन और निर्माण की अनुमति के दस्तावेज मांगे थे। जब कोई जवाब नहीं मिला तो 7 जुलाई को दूसरा कड़ा नोटिस थमाया गया। अभिषेक बनर्जी को 15 जुलाई को खुद या अपने प्रतिनिधि के जरिए पेश होने का आखिरी मौका मिला था, लेकिन कानून को ठेंगा दिखाते हुए टीएमसी खेमे से कोई हाजिर नहीं हुआ और आखिरकार इस इमारत पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो गई।
ये इलीगल ऑफिस हुआ था, इसका कोई परमिशन नहीं था और इसीलिए डीएम से मैं हम लोग बहुत बार उनको कंप्लेन किया था, लेकिन हमारा बात तो कोई नहीं सुना। अब तो देखा जो उधर जो जनरेटर है, ये जनरेटर भी फुटपाथ का ऊपर में है। ये पूरी इधर वो जॉब आता था, इधर 5-6 घंटा पूरे रोड ब्लॉक कर रखा था। आदमी का परेशान इतना होता है क्या बोलूँ। अमतला के इसी दफ्तर से अभिषेक बनर्जी अपनी पार्टी से जुड़ी गतिविधियां चलाते थे, जहां एक तरफ प्रशासन इसे अवैध निर्माण के खिलाफ एक सामान्य कानूनी प्रक्रिया बता रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस एक्शन के बाद राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी तेज हो गई है। इस बुलडोजर एक्शन के बाद बंगाल की सियासत पूरी तरह सुलग उठी है। फिलहाल मौके पर पुलिस बल मुस्तैद है और हालात पर नजर रखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। कहते हैं कि शादी के वक्त 7 फेरों के साथ 7 जन्मों का साथ निभाने का वादा किया जाता है। पत्नी को ढाल माना जाता है जो पति पर आने वाली हर मुसीबत को खुद पर ले ले, लेकिन अगर वही काल बन जाए, अगर वही हमसफर मौत का सफर तय कर दे और अगर वो अपनी ही पति को मारने की साजिश रचे, तो फिर मामला बहुत खतरनाक हो जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ यूपी के मेरठ में। तारीख 16 जुलाई। ढलती रात और सुबह का वो मनहूस सवेरा। मेरठ का ऐतिहासिक इलाका हस्तिनापुर। सुबह जब लोग जगे तो कृष्णा किड्स प्ले स्कूल के संचालक अतुल पवार के घर से चीख पुकार सुनाई दी। अतुल पवार जो रात को भले चंगे सोए थे, सुबह घर के बाहर बिस्तर पर बेजान पड़े थे, जिसमें ठंडा हो चुका था, और जैसे ही चादर हटाई गई लोगों के होश उड़ गए। बिस्तर के भीतर एक जिंदा सांप कुंडली मारे बैठा था। अतुल खामोश पड़े हुए थे। उनके पैरों पर थे जहरीले सांप के डसने के 2 गहरे निशान, जिसे देखकर हाहाकार मच गया। पहली नजर में मामला बिल्कुल साफ था। कुदरत का कहर, एक हादसा, एक नाक का डसना और एक बेकसूर की मौत। हर दिल तड़प उठा। पत्नी दामिनी की चीखें 7वें आसमान पर थी, लेकिन रोती हुई पत्नी के आंसुओं के पीछे छिपा था एक ऐसा खौफनाक सच जिससे मेरठ पुलिस अनजान थी। अतुल पवार की मौत को हादसा मानकर केस बंद कर दिया गया होता, लेकिन मेरठ पुलिस को कुछ ऐसा मिला जिसने उस जांच के दायरे को आगे बढ़ाया। एक नौजवान शख्स अपने ही घर के बिस्तर पर सांप का शिकार कैसे हो गया? सांप कहां से आया, कैसे आया, बिस्तर पर चढ़कर कैसे काट लिया? वो चिल्लाया क्यों नहीं? जहां काटने के निशान थे, सांप वहां से दूसरी जगह पर क्यों मिला? मेरठ पुलिस ने तफ्तीश का रुख बढ़ाया तो सबसे पहले शक के दायरे में आया मृतक का अपना ही घर। और पुलिस ने जब कत्ल की इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए साइबर वेपन यानी मोबाइल फोन के कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले तो रिश्तों की वो बदसूरत परतें खुलकर बाहर आ गईं। वो सच सामने आया जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। पुलिस के मुताबिक रात के सन्नाटे में जब अतुल गहरी नींद में सो रहा था, दामिनी ने अपने ही हाथों से मौत के उस जहरीले फंदे यानी सांप को अतुल के बिस्तर पर छोड़ दिया। सांप ने डसा, जहर रगों में दौड़ा और तड़प तड़प कर अतुल ने दम तोड़ दिया। सुबह होते ही दामिनी ने इसे एक कुदरती हादसा साबित करने का पूरा स्वांग रचा। दामिनी का इनके ही स्कूल के एक ड्राइवर से संबंध पता चला। इनकी लगातार उनसे वार्ता होती थी। तुषार नाम का व्यक्ति था। तुषार का जब मोबाइल और अन्य चीज़ें देखी गई तो उनके मोबाइल में एक डब्बे में बंद एक सांप का फोटो भी प्राप्त हुआ। उसके आधार पर जब उससे पूछताछ की गई तो उसने ये बताया कि 2 सपेरों से मिलकर उसने एक सांप खरीदा था। इस सच को खंगालने के लिए पुलिस ने दामिनी के फोन की छानबीन की थी। उसी से पता चला था वो अक्सर एक ही नंबर पर घंटों बात करती थी। वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि उसी के स्कूल के बस ड्राइवर तुषार और निक्की का था। ये कत्ल कोई अचानक उठाया गया कदम नहीं बल्कि इसके पीछे महीनों की मुकम्मल साजिश रची गई। इसमें जो बरामद सांप है उसे पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। जो टेक्निकल सर्विलांस और जो फोन से हमें एविडेंस प्राप्त हुए हैं उनके एग्जामिनेशन के लिए इन्हें FSL भेजा जाएगा और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। थाना हस्तिनापुर पुलिस और स्वाट टीम देहात के द्वारा इस घटना का
चंद घंटों में सफल अनावरण किया गया। गुनाह की इस स्क्रिप्ट का पहला पन्ना लिखा गया था कुछ दिन पहले, जब दामिनी और तुषार ने मिलकर अतुल को एक सड़क हादसे में मारने की कोशिश की। गाड़ी से टक्कर मारकर अतुल को रास्ते से हटाना था ताकि मौत एक्सीडेंट लगे, लेकिन किस्मत ने अतुल का साथ दिया और वो बच गए थे। दरिंदों के सिर खून सवार था। दोनों किसी भी हाल में अतुल को मारना चाहते थे। वजहें दो थी। पहला, दामिनी और तुषार का अवैध संबंध, जिसमें अतुल रोड़ा था। तुषार खुद शादीशुदा था और अपनी बीवी को तलाक देने की तैयारी कर चुका था। और दूसरी बड़ी वजह 20 लाख रुपए का इंश्योरेंस। 20 लाख रुपए का इंश्योरेंस। अतुल की मौत के बाद दामिनी को 20 लाख रुपए मिलने वाले थे। रुपयों की हवस और जिस्मानी ताल्लुक के इस सनक ने दामिनी को एक नागिन में बदल दिया और बन गई वो अपने ही सुहाग की कातिल। और इसके लिए एक जिंदा जहरीला सांप अरेंज किया गया और फिर कत्ल की जहरीली साजिश को अंजाम दिया गया। लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं। मेरठ पुलिस ने कत्ल की जहरीली स्क्रिप्ट को पढ़ा तो उसी स्क्रिप्ट कमजोर भी है, क्योंकि 16 महीने पहले भी इसी इलाके में ऐसे ही एक पत्नी ने पति को सांप के जरिए मर्डर की कहानी रची थी। लिहाजा पुलिस ने हर परत खंगाली तो हर कातिल किरदार बेनकाब हो गया। दौलत और हवस की खातिर रचा गया खेल अब जेल की काल कोठरी तक जाकर पहुंच गया है। मेरठ से सनु शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। आज हिंदुस्तान की युवा शक्ति ने एक नया इतिहास रचा है। देश के युवाओं ने प्राइवेट सेक्टर के पहले ऑर्बिटल श्रेणी के रॉकेट विक्रम 1 का सफल प्रक्षेपण किया और इस सफल प्रक्षेपण के साथ हिंदुस्तान दुनिया के गिने चुने देशों में शामिल हो गया, जिनके यहाँ पर प्राइवेट कंपनियां रॉकेट सिर्फ उड़ा ही नहीं रही हैं बल्कि सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित भी कर रही हैं। उन देशों में अब भारत भी साथ खड़ा है। कुछ देर के लिए रॉकेट विक्रम 1 के परीक्षण में देर हुई, लेकिन उसके बाद जो विक्रम 1 आसमान में गया तो उसने अंतरिक्ष विज्ञान में भारत का नया परचम लहरा दिया। 2, 1, 0। Separating stage 1 and the ignition of stage 2 as well. सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आसमान में हिंदुस्तान की नई ताकत। Vikram 1, India's first private orbital launch vehicle, and we have great views. अंतरिक्ष व्यापार का नया बाजी। Like a diamond in the sky. And on your screens right now are excellent onboard camera views. शब्द कम पड़ जाएंगे, जश्न भी कम पड़ जाएगा। ऐसा जश्न, ऐसे मौके को जीना। And we have separation of the Solaris satellite and the Scope satellite. अद्भुत, अविस्मरणीय, अलौकिक। जैसे हिंदुस्तान के पहले प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट मिशन विक्रम 1 का शानदार आसमानी सफर शुरू हुआ, जिसे नाम दिया गया था आगमन मिशन, उसने उड़ान भरी। समूचा माहौल जश्न के समंदर में डूब गया। हमारा यान अंतरिक्ष तक पहुंच चुका है। देश की सम्मानित हस्तियां दुर्लभ सपने को पूरा होते हुए सतीश धवन स्पेस सेंटर में ही देख रहे थे, इतिहास बनते देख रहे थे। आपने वैज्ञानिकों की सफलता पर ऐसा शोर, जश्न में डूबा ऐसा रोमांच पहले कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि ये युवा वैज्ञानिकों की सफलता का नया आसमानी परचम है। And we have separation of the Solaris satellite and the Scope satellite. ये जश्न बता रहा है आसमान में आने वाला समय हिंदुस्तान के युवाओं का है, जिन्होंने छोटी सी उम्र में प्राइवेट स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस के जरिए समूची दुनिया को हिंदुस्तान की नई आसमानी ताकत का एहसास कराया। In the first attempt reaching orbit, I never thought it was possible, and Skyroot team made it possible. Big shout out to this phenomenal team which made it happen. And in fact, this launch was nothing short of a suspense movie. We all experienced the highs, and never have we seen such suspense. And I think it's all worth it at the end. And I think really happy today, and that we have achieved something very rare, very unique. It shows the potential of India's talent. ये समूचा मिशन 4 चरणों में पूरा होना था। लॉन्चिंग के साथ चरण 1 शुरू हुआ,
कुछ ही देर में रॉकेट आसमान का सीना चीरते हुए दूसरे चरण को भी पार कर गया। तालियां रॉकेट का अभिमान बढ़ा रही। विक्रम 1 as of now is... फिर तीसरा चरण और उसके बाद चौथा चरण, वो चरण जिसने समूची दुनिया के सामने आसमान में हिंदुस्तान की सफलता का नया इतिहास रच दिया। has been cleanly separated from the launch ring. और यहाँ पे द्वितीय चरण का भी प्रतिकरण संपन्न हो चुका है और तृतीय चरण का प्रज्वलन भी प्रारंभ हो चुका है। That's right, Akhil. We've had successful ignition of stage 3. The vehicle is currently at 157 kilometers above the Earth's surface. श्रीहरिकोटा का सतीश धवन स्पेस सेंटर या फिर समूचा हिंदुस्तान, हर तरफ जश्न की अनंत गहराइयां नजर आने लगी। उत्सव का प्रसंग बन चुका है एक ऐतिहासिक क्षण भारत के निजी अंतरिक्ष उड़ान का। विक्रम 1 यान अब अंतरिक्ष में स्थापित हो चुका है। तृतीय चरण। It's really amazing to see that Vikram 1 as of now is... 4 will now fly on its own, essentially. And the control thrusters on the OM will be continuously turning on and off to maintain... यान के घूर्णी नियंत्रण के लिए, जिसे कंट्रोल थ्रस्टर्स कहते हैं हम लोग। And we've got confirmation that we have cut off of the Raman 2 engine, which means that... satellite separate. And we have separation of the Solaris satellite and the Scope satellite. Both satellites have been deployed successfully. And we have reached space on our first attempt successfully. I am privileged to formally announce that the first ever Indian private sector launch has been successfully completed. युवाओं के जोश और उनके हौसले की उड़ान के सफल प्रक्षेपण के बाद स्काई रूट एरोस्पेस के सीईओ पवन चंदना सामने आए। इस सफलता के बाद हर कोई उनको सुनना चाहता था। Is a 100% designed in India rocket, 100% made in India rocket, built by 100% Indian people, for India, for the world. अब हर तरफ जश्न है, बधाइयां हैं, शुभकामनाएं हैं, लेकिन विक्रम 1 की लॉन्चिंग में एक ऐसा पल भी आया था जब सबकी सांसें अटक गई थी। सुबह 11:30 बजे की लॉन्चिंग से ठीक पहले अचानक काउंटडाउन बंद हो गया, लॉन्चिंग रोक दी गई। अनजाने डर और आशंका से सारा माहौल सिहर उठा था, लेकिन ठीक 35 मिनट बाद 12:05 पर विक्रम 1 ने सफल उड़ान भरी। And we have liftoff of Vikram 1, India's first private orbital launch vehicle. And we have स्काई रूट एरोस्पेस हिंदुस्तान की पहली प्राइवेट स्पेस कंपनी है जिसने इसरो की सहायता से आसमान में अपने पहले ही प्रयास में विक्रम 1 रॉकेट की मदद से सैटेलाइट को उसकी कक्षा में स्थापित कर दिया। ये आसमान में हिंदुस्तान की सफलता भरी वो छलांग है जो नई संभावनाओं और विकास के नए द्वार खोलेगा। स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी को इसरो में काम कर चुके पवन चंदना और नागा भरत डाका ने 2018 में शुरू किया था। इनका सपना था कि भारत का अपना भी स्पेस एक्स हो, और वो सपना अब पूरा हो। अब सवाल ये है कि इससे देश को फायदा क्या होगा। तो समझिए, जब देश सस्ते में रॉकेट बनाएगा तो मौसम की जानकारी देने वाले, मोबाइल का नेटवर्क चलाने वाले और टीवी का सिग्नल देने वाले सैटेलाइट बहुत सस्ते में अंतरिक्ष में भेजे जा सकेंगे। इसका सीधा असर ये होगा कि आने वाले समय में इंटरनेट, जीपीएस मैप और मोबाइल सेवाएं और ज्यादा सस्ती और सटीक हो जाएंगी। दुनिया भर के देश अब अपना सैटेलाइट भेजने के लिए भारत को पैसे देंगे, जिससे देश की कमाई बढ़ेगी और हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो फिलहाल तो वक्त है जश्न का, वो जश्न जो आसमान में भारत के युवाओं के दमखम की नई इबारत लिख चुका है। और ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखते जाइए होता है। पल्लव बागला और रितु के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। विक्रम 1 की सफल लॉन्च पर समूचा माहौल तालियों से गूंज रहा था। उसी वक्त रॉकेट को लॉन्च कराने वाली स्काई रूट एरोस्पेस के सीईओ पवन चंदना के मोबाइल पर संदेश आया। बधाई से भरे उस फोन कॉल ने समूचे माहौल को और ज्यादा रोमांच से भर दिया, क्योंकि फोन कॉल था प्रधानमंत्री का। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। Sir, we are very, very privileged to hear you. स्काई रूट ने
दो काम किए हैं। एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। कब से मेरा ध्यान जो गया, आपकी पूरी टीम 25-30 साल की दिखती है, ये मुझे और खुशी दे रही थी। शुरू में आपके चेहरे पर चिंता भी नजर आती थी, लेकिन फिर मैं देख रहा था कि खुशियों से माहौल भर गया। आपका कार्ड जो आप भेजे थे, that has successfully reached space and you have written Vande Mataram. So Vande Mataram is in orbit. आपका जो कुछ भी मिशन है, मैं इसको एक प्रकार से वंदे मातरम मिशन ही देखता हूँ कि भारत माँ की गरिमा को नई ऊंचाइयों पर पहुँचाना, नई पीढ़ी को टेक्नोलॉजी को लाभ देना और नई पीढ़ी को टेक्नोलॉजी में आने के लिए प्रेरित करना हर प्रकार से। और उसमें से मेरे मन में विचार आया था लंबा कुछ ना लिखूं, सिर्फ वंदे मातरम मेरे भाव व्यक्त करूं। और आज इस सफलता के साथ वंदे मातरम का भाव भी नई ऊंचाइयों को पार कर रहा है। The entire team of Skyroad, entire India is really proud of your initiative to start the space program, open it up to private sector, and now we see historically first time probably a private company have built and successfully reached an orbit in the first attempt. Thanks a lot. It's happening from India, and this is a 100% designed in India rocket. देखिए, एक समय था जब मैं आत्मनिर्भर भारत की बात करता था तो ना समझी में कुछ लोग उसकी मजाक उड़ाते थे, लेकिन आज आपने सिद्ध कर दिया कि हम इस क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनने में समर्थ हैं और आपने उस समर्थक को दिखाया है। और मैं पक्का मानता हूं कि अब सबूत हमारे सामने है, साक्ष्य हमारे सामने है, और ये आपकी टीम ने करके दिखाया है। Now तो इस वक्त ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक।